राहुल गांधी ने कल एक बहुत ही दिलचस्प आर्गुमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर, जब वो अपना स्पीच दे रहे थे। बेसिकली राष्ट्रपति के बजट के स्पीच को का थैंक्स दे रहे थे वो, जो कि एक रिवायत है लोकसभा के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट में। और उस दौरान उन्होंने दो बड़ी दिलचस्प बातें कही। अव्वल तो मेरे जो मित्र थे वो कह रहे थे कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और इसको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के भी सपोर्टर हैं। और मैं ट्विटर पे देख रहा हूं कि काफी पढ़े लिखे लोग, जिनको आप पढ़ा लिखा कह सकते हैं, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि क्या शानदार उसने स्पीच दिया। अब दो जगह जो राहुल गांधी ने दो चीजों के बारे में जिक्र किया, वहां पर मेरे को बड़ी आपत्ति है। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि चाइना पाकिस्तान दोनों इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि बीजेपी सरकार या बेसिकली नरेंद्र मोदी पावर में है। और उसके बाद से भारत के ऊपर खतरा बाहर से भी बढ़ गया है और अंदर से भी बहुत बढ़ गया है। और उनका कहना कि चाइना के पास में एक प्लान है, और उनको नहीं लगता बेसिकली कि इंडिया के पास कोई प्लान है। वो बात और है कि संबित पात्रा ने ट्विटर पे कहा कि चाइना के पास प्लान है और राहुल गांधी उस प्लान का हिस्सा है। बहरहाल मजाक अपनी जगह पे है। सीरियस और संजीदा बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर युद्ध होता है तो भारत हार जाएगा। अब कौन सी किताब पढ़ते हैं वो, किस चीज को फॉलो करते हैं, कौन इनको ये ज्ञान देता है, कैसे ये मोटिवेट होते हैं इस तरीके की ऊल जलूल बातें करने के लिए। अब जहां तक उनका ये सवाल है, ठीक है, एक सिविलियन है वो, उनको आशंका हो सकती है कि अगर युद्ध हुआ तो हम हार जाएंगे। लेकिन मेरे को आश्चर्य होता है कि ठीक है, आप सिविलियन हैं, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है और आपको नरेंद्र मोदी से बहुत नफरत है, क्योंकि आप के वो विरोधी हैं और आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ जायज है। लेकिन आपको आपको कभी लगा कि सेनाध्यक्ष जब ये आश्वासन दे रहे हैं, अभी हाल ही में आर्मी डे से पहले उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया तो हम विजयी रहेंगे, तो आप अपने आर्मी चीफ की विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रोफेशनल विजडम को। चलिए, आप उसको भी क्वेश्चन कर लें। लेकिन मैं अब, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप पूरे दिन उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और यही रणनीति बनाते रहते हैं कि कैसे अपने ओपोनेंट्स की टांग खींची जाए, कैसे उनका नुकसान किया जाए। तो आप, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है और आप इस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं राहुल गांधी जी, अगर चाइना इतना ही बलशाली था, या चाइना को अपने ऊपर इतना ही भरोसा था, या चाइना का कोई बहुत जबरदस्त प्लान था, तो वो 5 मई 2020 को पेंगोंग त्सो में पत्थर चला के क्यों रुक गया? वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? वो गलवान में ही क्यों रुक गया? गलवान में जो झड़प हुई, झड़प के बाद में वो वापस क्यों गया? वो आगे क्यों नहीं आया? और उसके बाद 2020 ही में सितंबर में जब भारतीय सेना ने कैलाश की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, तो काउंटर अटैक क्यों नहीं किया? उसको उसको हटाया क्यों नहीं? उसके आगे उन्होंने कशीदगी क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों वो पेंगोंग त्सो से भी पीछे हटने को तैयार हो गया? क्या ये सब उसके प्लान का हिस्सा था? क्या कैलाश की पहाड़ियों पर भारतीय फौजी काबिज होंगे, ये क्या उसके प्लान का हिस्सा था? और अगर भारत इतना ही कमजोर था, और भारत इतना ही कमजोर है, तो भारत ने इतनी हिमाकत कैसे दिखाई कि वो कैलाश की पहाड़ियों पर कब्जा करके और मोल्डो गैरिसन को पूरे को चारों तरफ से घेर ले और चाइनीज को मजबूर कर दे?
और चाइनीज अगर इतने ही मजबूत और सशक्त थे तो वो भारत के दबाव में कैसे आ गए राहुल गांधी जी? ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। और अगर वो इतने ही ताकतवर हैं तो क्यों नहीं वो अपनी सेनाएं लेकर और कूच कर देते? क्यों नहीं वो चारों तरफ से भारत के ऊपर एक चौतरफा दबाव बना लेते? कुछ तो कारण होगा जिस वजह से वो नहीं कर रहे ऐसा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। हमारे चीफ जनरल नरवणे ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वाजे कर दिया है कि अगर चीन हमारे ऊपर हमला करता है या कुछ नापाक इरादे रखता है तो उसको बहुत अच्छी तरह माकूल जवाब दिया जाएगा और विजय हमारी ही होगी। और इट्स अ फैक्ट। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारा जो मिसाइल्स का जो जखीरा है, उसकी रेंज क्या है, वो कितनी दूरी तक जा सकता है? आप ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारी एयरफोर्स के पास में इतनी हाई टेक्नोलॉजी की क्रूज मिसाइल्स और लैंड अटैक बॉम्ब्स हैं जो कि 300 किलोमीटर तक की फ्लाइट ले सकते हैं विद लिटिल रॉकेट असिस्टेंस। और इस तरीके से आपका रडार कवरेज है, आपके पास S-400 है, आपके पास में एक हाईली प्रोफेशनल एक्लेमेटाइज्ड मोटिवेटेड एक सेना है जो कि जमीन को अपने पैरों के तले पकड़ के बैठी हुई है। आप ये सब कैसे भूल जाते हैं? और कैसे भूल जा सकते हैं कि 140 करोड़ की ये पॉपुलेशन भारतीय सेना के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है? तो आपको क्यों लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो हम हार जाएंगे? आपको ये कैसे लगता है? आपको ये भी याद होगा कि इंडिया मेरे ख्याल से दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने हाइपर सोनिक मिसाइल तैयार करी है। इंडिया उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसने एंटी सैटेलाइट वेपन तैयार किया है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी ताकत होने के बावजूद राहुल गांधी जी, आपको क्यों लगता है कि भारत की सेना हार जाएगी? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कम क्यों है? आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो क्यों है? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपको अपने सेना प्रमुख और अपनी सेना पर एतबार क्यों नहीं है? आप शर्मिंदा क्यों नजर आते हैं? आप इस तरीके के सवाल क्यों पूछते हैं? ये मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा जबरदस्त कारण होगा। शायद ये हिस्टोरिकल कारण रहा होगा कि आपके जो नाना जी थे उन्होंने पूरा अक्साई चेन और पूरा ईस्टर्न लद्दाख चाइना को सौंप दिया और एक पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा फेमस बयान दिया उन्होंने कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस देयर। वहां पे एक घास का टुकड़ा नहीं उगता तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, चला गया तो चला गया। ये बेसिकली वो कहना चाहते थे। तो क्या वो वाला जो सिंड्रोम है वो अभी तक आपको परेशान कर रहा है 3 पीढ़ियों के बावजूद? कुछ ना कुछ तो समस्या है, कोई ना कोई तो कारण है जिसकी वजह से आप हमेशा भारतीय सेना और भारतीय लोगों के दमखम और बल के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो ये तो रही बात भारतीय सेना चाइना के संदर्भ में। और हां, आपका कॉन्फिडेंस इतना कम है उसके बावजूद, इस चीज के बावजूद कि इंडिया की जो फौज है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज है। चाइना के बाद भारत की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। तो इंडिया वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 पे आता है जहां पर फौज की स्ट्रेंथ का सवाल है, और आपको लगता है कि वो हार जाएगी। तो आपकी अक्ल को मैं दाद दूंगा। आपको जरूर कोई ना कोई जल्द से जल्द कोई प्रोफेशनल सलाह लेनी चाहिए। आपका ये जो साइकोलॉजिकल फियर है इसको दूर करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से आप सलाह लें और इस दूर को जल्द से जल्द दूर करें, क्योंकि भारत का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भारत सुरक्षित हाथों में है। भारत के नौजवान जो सेना में हैं और जो रणनीतिकार हैं वो बहुत सक्षम हैं। देश को तो बचा लेंगे, देश का कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे को चिंता अब आपकी होने लगी है, क्योंकि आपकी अगर मानसिक हालत ठीक नहीं हुई
तो जरूर आपकी सेहत पर गलत असर पड़ेगा और आपके जो समर्थक जो मैं ट्विटर पे देखता हूं उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो यहां पर मैं इस बात को विराम देता हूं। खैर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो मिले तो आप प्लीज इस वीडियो का जरूर जवाब दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब बात दूसरी इशू की करते हैं जो राहुल गांधी ने कही, जिसके ऊपर मेरे को और भी ज्यादा बड़ी आपत्ति है। और वो दूसरा इशू है, उन्होंने कहा कि भारत एक नेशन नहीं है, यानी कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया है कि भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने ज्यादा पढ़ाई शायद करी नहीं है या आप पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं हैं, ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं वो ये है कि प्रियम्बल के अंदर लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद में वो पूरा प्रियम्बल लिखा गया है जिसके अंदर वो बात करता है रिपब्लिक की, कि हम इसको रिपब्लिक बनाएंगे, यानी कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये मुल्क लोकतांत्रिक तौर पर एक गणराज्य है। और उसके बाद आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो मिस्टर राहुल गांधी जी, प्रियम्बल इस देश का आइडिया है, ये एक आइडिया है। कोई भी मुल्क जो होता है एक आइडिया के ऊपर निर्धारित होता है, उसी के ऊपर बेस्ड होता है आइडिया। तो प्रियम्बल इस आइडिया ऑफ इंडिया को दर्शाता है कि ये है इंडिया का आइडिया। और आर्टिकल जो है आगे और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी प्रियम्बल को एम्प्लीफाई करता है। अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू कॉल दिस अ रिपब्लिक, अगर हम इसको रिपब्लिक के तौर पर मानते हैं तो ये एक आइडिया है और इसका मैनिफेस्टेशन, अब मैनिफेस्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मेरे को नहीं मालूम, उसी चीज का जो मैनिफेस्टेशन है उसी को एम्प्लीफाई करता है आर्टिकल 1, और बाकी आर्टिकल और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उसी चीज को एम्प्लीफाई, क्लैरिफाई और डिटेलिंग में जाता है। और उसी की शुरुआत आर्टिकल 1 में होती है जिसमें वो कहता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स बेसिकली उसी प्रियम्बल के रिपब्लिक का मैनिफेस्टेशन है कि ये जो आइडिया है ये जमीन पर कैसे दिखेगा। जमीन पर ये सारी स्टेट्स का एक यूनियन दिखेगा और इंडिया की टेरिटरी क्या होगी, जो इन पूरी स्टेट्स की टेरिटरी होगी, जो अभी हैं या जो आगे इससे जुड़ेंगी या एक्वायर होंगी। तो एक आइडिया है और दूसरा उसका एम्प्लीफिकेशन और मैनिफेस्टेशन है। अब आपका ये कहना कि इंडिया नेशन ही कोई नहीं है, तो ये जो वी द पीपल है, ये वी द पीपल क्या है? ये वी द पीपल ही नेशन है। आप है नेशन, मैं हूं नेशन, हम सब मिलके बनाते हैं ये राष्ट्र। इसमें आप तमिलनाडु का जिक्र कर दें, आप इधर का कर दें, उधर का कर दें, जी हां, वो सब इसी राष्ट्र का हिस्सा है। अगर आप नेशन की उसमें डेफिनेशन में जाएं गूगल में, तो वो कहता है कि नेशन बहुत सारी चीजों से बनता है। उसके अंदर रिलीजन भी है, उसके अंदर जियोग्राफिकल एंटिटी और कंटिग्यूटी भी है, उसके अंदर लैंग्वेज भी है, कल्चर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो हम नेशन की जब बात करते हैं तो इंडिया बिल्कुल इस नेशन की जो थ्योरी है इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन हाँ, नेशन शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम रिपब्लिक का इस्तेमाल करते हैं। और वो रिपब्लिक जो लोगों ने खुद अपने बल से बनाई है, चुनी है और उसी चीज को वो मानते हैं। तो ये है दरअसल ये रिपब्लिक ही नेशन है और इस नेशन का जिक्र महाभारत से चला आ रहा है, उससे पहले से चला आ रहा है, जिसमें यहां का जिक्र भारतवर्ष के तौर पर किया गया है। तो ये कहना कि इंडिया एक नेशन ही नहीं है, ये बिल्कुल हास्यास्पद है।
बेवकूफ़ी भरी बात है। और ये नेशन एक आइडिया है, और ये आइडिया प्रियम्बल में रिपब्लिक के तौर पर व्यक्त किया गया है, और आर्टिकल 1 के अंदर उसकी जो लिमिट्स हैं वो बताई गई हैं एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये चीज अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, उस चीज को समझेंगे, तब आपके ये समझ में आएगा। आप जिस तरीके की बात कर रहे थे कल लोकसभा में, उससे ये पता लगता है कि आप एक तो अनपढ़ हैं, और दूसरा आपको फूटी आंख नहीं सुहारा कि एक गरीब तबके से, गरीब वर्ग से, पिछली जाति से एक कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी चुना जा सकता है, जिसका कोई भी पूर्वज एडमिनिस्ट्रेशन में ना हो। जबकि वो तो चाय बेच रहे थे, और वो नरेंद्र मोदी साहब ने खुद अपने एक किसी इंटरव्यू में शायद कहीं बोला कि उनकी माँ घरों में बर्तन मांजती थी। तो आपको ये डाइजेस्ट नहीं होता है, और इसलिए आप कुछ भी अनर्गल बकवास करते हैं, और इस लेवल तक चले जाते हैं कि आप देश को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आपको कोई शर्म नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। और यही चीज हमको कल देखने को मिली। इसका फायदा तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपने अपनी फजीयत कटवा ली है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आखिर में कि आप प्लीज अपने जो सलाहकार हैं उनको बदली कर लीजिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है बट ये फैक्ट है कि आपके भी फॉलोअर हैं, और उन फॉलोअर्स पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है जब आप इस तरीके की बातें करते हैं। तो बहरहाल ये मेरा वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, और आप को मेरी तरफ से भी ये ज्ञान प्राप्त हो जो मैंने आपको इन 2 भागों में दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।